हो गई लाइव। ओके, ठीक है। नमस्ते, जय हिंद, सुस्वागत, हार्दिक अभिनंदन। मेरे प्यारे साथियों, आप में से आधे लोग कह रहे होंगे सर अचानक से कैसे क्लास हो गई। अब क्या बताएं भैया, कल पता नहीं क्या दिमाग में रही, क्लास लगवानी ध्यान नहीं रही। अब सुबह क्लास लेने खड़े हो गए तो पता चला क्या तो क्लास ही नहीं है। मैंने कहा यार ऐसा कैसे हो गया, क्लास कैसे नहीं है। फिर अचानक से एकदम से क्लास लगानी पड़ी और मतलब ध्यान नहीं रही, हो जाता है कई बार। कल पता नहीं कहाँ था दिमाग, नहीं रही बात याद कर। चलिए, कुल मिलाकर उस बात के लिए माफ़ी चाहेंगे। हम अपने टॉपिक की शुरुआत करते हैं। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ हैं और बेहतर हैं और एकदम समझने के लिए, है ना। हाँ हाँ, वो इसी वजह से थी, कल हमारे ध्यान नहीं रहा यार, वो क्लास लगवाना पड़ता है तो वो हो सकता है किसी दिमाग से ही निकल गई बात। ठीक है। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। मुद्रा स्फीति हम पढ़ रहे थे। कितने बच्चे क्लास में ये कहते हैं कि जब हम पहले तो कुछ नहीं जानते थे लेकिन आज हम मुद्रा स्फीति को लेकर एक आरामदायक स्थिति में हैं। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो सर हमारे समझ में आई हैं। कितने बच्चे क्लास में इस बात को कहते हैं कि सर पहले भले ही हमें कुछ बहुत ज्यादा ना पता हो लेकिन आज की तारीख में हम मुद्रास्फीति के बारे में बहुत कुछ जान गए हैं। खासकर अब जीरो वाली स्थिति हमारी नहीं है। अब हमारी जो स्थिति है वो जीरो वाली नहीं है। तो कल जब हम पढ़ रहे थे तो पहले उसका रिवाइज करें। रिवाइज करें तो हमने जब रिवाइज किया तो पता चला कि हमने मुद्रास्फीति की परिभाषा को देखा था। क्या देखा था? कल हमने देखा था भैया मुद्रास्फीति की परिभाषा को। मुद्रास्फीति की परिभाषा, मुद्रास्फीति की हमने भैया परिभाषा को देखा था। किसको देखा था? मुद्रास्फीति की क्या डेफिनेशन है। और बड़ी प्रैक्टिकल होके हमने देखा था, बड़ी प्रैक्टिकली चीजों को समझा था कि व्हाट इज इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन होती क्या है। और मैंने ये भी आपको बताया था, मैंने ये भी आपको बताया था कि कैसे मुद्रा की क्रय शक्ति क्षमता कम हो जाती है। हमने यहां पर एक परिभाषा देखी थी कि जब मुद्रा की भैया क्रय शक्ति जो क्षमता है, क्रय शक्ति क्षमता, क्रय शक्ति क्षमता कम हो जाती है। क्रय शक्ति क्षमता कम हो जाती है। जिसको बहुत ज्यादा टेक्निकल चीजें नहीं समझ में आ रही हैं वो बच्चा सिर्फ इतना याद रख ले, ये महंगाई है। ये क्या है? ये महंगाई है, कीमत बढ़ जाती है जब। ये एक प्रकार से महंगाई है। इसका एक अन्य नाम महंगाई भी कह सकते हैं। यह एक प्रकार से क्या होती है? एक प्रकार से भैया महंगाई है। ये एक प्रकार से महंगाई होती है। महंगाई। अब सरकार कोशिश करती है कि जो कीमतें बढ़ गई हैं उन कीमतों को धीरे धीरे कम किया जाए, है ना। उसके लिए सरकार भी कोशिश करती है, बैंक भी कोशिश करता है। मैंने कल बताया था कि बैंक कैसे कोशिश करता है। ओके, ठीक है, बड़ा लिखूंगा कुछ। बैंक कैसे कोशिश करता है, सरकार कैसे कोशिश करती है। तो मुद्रास्फीति क्या होती है? मुद्रास्फीति क्या होती है? उसके बाद मुद्रास्फीति के बाद एक नई स्थिति पैदा होती है जिसे मुद्रा अपस्फीति कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मुद्रास्फीति। आप समझ गए कि इसमें कीमतें बढ़ती हैं, इसमें कीमतें बढ़ जाती हैं, इसमें कीमतें बढ़ती हैं, कीमतें बढ़ती हैं, जिन्हें नीचे लाने का प्रयास किया जाता है, जिन्हें धीरे धीरे नीचे लाने का प्रयास किया जाता है, नीचे लाने का प्रयास करते हैं। और जब हम इन्हीं कीमतों को धीरे धीरे नीचे लाने का प्रयास करते हैं, इस स्थिति को मुद्रा अपस्फीति कहा जाता है। इसे क्या कहते हैं? इसको मुद्रा अपस्फीति कहते हैं। इस स्थिति को, इस स्थिति को
मुद्रा अपस्फीति कहते हैं, मुद्रा अपस्फीति। है ना, जो कीमतें बढ़ गई थी उनको धीरे धीरे क्या करके ला रहे हो आप धीरे धीरे नीचे ला रहे हो। और अपस्फीति को इसमें क्या बोलते हैं, डिसइंफ्लेशन, डिसइंफ्लेशन कहते हैं इसे। क्या कहा जाता है, इसे डिसइंफ्लेशन कहते हैं। जो कीमतें बढ़ गई थी उनको धीरे धीरे नीचे लाने का प्रयास किया जाता है। अब देखिए, मैं आपको कल यह बता रहा था कि मुद्रास्फीति अच्छी होती है कि बेहतर, यह एक डिस्कशन का विषय है कि महंगाई अच्छी होती है सर, बुरी होती है। और अगर महंगाई बिल्कुल नहीं होगी तो भी मामला खराब हो जाएगा, और महंगाई जब ज्यादा हो जाती है तब तो मामला खराब हो ही जाता है। तो हम ये देखेंगे कि मुद्रास्फीति जब बढ़ती है, यानी कि जब महंगाई बढ़ती है, उस आधार पर महंगाई कितने प्रकार की है ना। चलिए देखो, मुद्रास्फीति के प्रकार क्या हैं, मुद्रास्फीति के प्रकार क्या हैं। एक बच्चे का प्रश्न है, मैं ये प्रश्न का उत्तर मैं जरूर देना चाहूंगा। एक बच्चे ने पूछा है इस टॉपिक से सवाल के बारे में। जब इस टॉपिक के सवालों को खंगाला गया तो इस टॉपिक के सवालों को खंगालने से यह बात पता चली कि सवाल वहां से भी हैं जो आपने पढ़ा नहीं है, जो आपने पढ़ा नहीं है ना। परिभाषा से मात्र 1 या 2 सवाल हैं, और बाद में इसके प्रकार से कैसे नापा जाता है उस टॉपिक से सवाल बन रहे थे। तो चूंकि वो टॉपिक अभी पढ़ाया नहीं था, तो उस स्थिति में उन सवालों को कलेक्ट करके पीडीएफ बनाकर रेडी रख दिया गया है। ठीक है, कि जैसे ही खत्म होगा तुरंत इसको मैं जो है आपके सामने लेकर आ जाऊंगा, है ना। चलिए साहब देखिए भैया, मुद्रास्फीति के प्रकार क्या होते हैं। मुद्रास्फीति के प्रकार क्या होते हैं, व्हाट आर द टाइप ऑफ इन्फ्लेशंस, टाइप ऑफ इन्फ्लेशंस क्या है। मुद्रास्फीति के प्रकार देखिए, आपको मैं एक जो बहुत छोटी चीज बताऊं। मान लीजिए एक ऐसे समझिए जरा, एक बात है बहुत इंपॉर्टेंट कि एक समझना जरा, ये उंगली बना के समझा देता हूं आपको। ऐसे समझाते हैं उंगली बना के कि देखो, मान लो किसी वस्तु की कीमत 100 रुपए है। किसी वस्तु की अगर हम कीमत मान ले रहे हैं 100 रुपए, अगर एक ही वस्तु के आधार पर महंगाई नापे, बस किसी वस्तु की कीमत 100 रुपए है। कितने रुपए है, रुपए 100। और पता चला कि बाद में इस वस्तु की कीमत 106 रुपए हो गई, तो 100 पर 6 हो गई, ये हो गई 6% की महंगाई। क्या हो गई, ये हो जाती है 6% की महंगाई हो गई। कितनी भैया, 6% की महंगाई हो गई। महंगाई कितनी हो गई, 6% की। तो ऐसा माना जाता है। अब कितने परसेंट महंगाई बढ़ी, इस आधार पर महंगाइयां या मुद्रास्फीति जो होती है कुछ प्रकार की होती हैं। जैसे जैसे एक मुद्रास्फीति होती है रेंगती हुई मुद्रास्फीति। पहली मुद्रास्फीति का प्रकार है जिसे हम रेंगती हुई मुद्रास्फीति कहते हैं। कौन सी है जी, रेंगती हुई मुद्रास्फीति। रेंगती हुई मुद्रास्फीति, रेंगती हुई मुद्रास्फीति। जब महंगाई 3% या उससे कम है, 3% या उससे कम है, तो उसे क्या कहते हैं, है ना, उसे बोलते हैं रेंगती हुई मुद्रास्फीति। कौन सी, रेंगती हुई मुद्रास्फीति। फिर होती है चलती हुई मुद्रास्फीति। चलती हुई मुद्रास्फीति, चलती हुई मुद्रास्फीति। बच्चों, मिरेकल नहीं होता है, कभी भी मिरेकल नहीं हुआ करता। मिरेकल्स आर जस्ट ए मिथ। चमत्कार जैसी कोई चीज नहीं होती, है ना।
अगर किसी को लगता हो कि जी चमत्कार हो जाएगा, एकदम चमत्कारिक तरीके से समझ में आ जाएगी शिवांगी, चमत्कार नहीं होता है बेटा, है ना। शिवांगी, अंजलि, नासिर साहब, है ना, बिल्कुल लगेगा 100%। अगर आपको लगता हो कि चमत्कार होते हैं, दुनिया में चमत्कार नहीं होते हैं। जिन लोगों को, जिन्हें लोग चमत्कार कहते हैं, वो उन्हें अचानक से दिख जाती हैं चीज़ें, लेकिन उनके पीछे बरसों की मेहनत होती है ना। और कुछ ऐसे अनसंग हीरोज होते हैं उन कहानियों के पीछे, जिनका लोग नाम भी नहीं लेना चाहते, और अचानक से एक चीज़ प्रकट होती है जिसे लोग कहते हैं कि लो चमत्कार हो गया। तो ऐसा ही स्थिति पढ़ाई की भी है और आपके सिलेक्शन की भी है। अगर आपको लगता हो कि हमें 10-12 साल पढ़ाई छोड़े हो गए, या अचानक से एक भर्ती आई होमगार्ड की, है ना, और थोड़ी सी मेहनत से ही काम हो जाएगा, होमगार्ड ही तो है, क्या फ़र्क पड़ता है, तो मेरे हिसाब से आप चमत्कार की उम्मीद कर रहे हैं। ठीक है, आप चमत्कार की उम्मीद कर रहे हैं जो नहीं होगा। ठीक है, अब मुद्दे पे आते हैं कि इकोनॉमिक्स को समझना और ना समझने के ऊपर। इसमें भी चमत्कार नहीं हो सकता। ये एक ऐसा सब्जेक्ट है, देखिए, इसमें मेहनत लगती है, इसमें इतनी टेक्निकलिटी है कि इसको समझने के लिए एकदम बड़ा कॉमन सेंस का इस्तेमाल करना पड़ता है। आपको क्लास को रिवीजन करना पड़ता है ना, क्लास को बार बार रिवीजन करना पड़ता है, तब जाके ये चीज़ें समझ में आती हैं। और मैं लगातार कोशिश करता हूं कि रियल टाइम एग्जांपल्स के माध्यम से आपको समझाऊं, है ना, रियल टाइम एग्जांपल्स के माध्यम से। लेकिन अगर उन रियल टाइम एग्जांपल्स के माध्यम से भी हम चीज़ नहीं समझ पा रहे हैं तो फिर हमारे लिए एक बहुत सोचनीय दशा हो जाएगी। ब्रजेश, नमस्ते बाबू, है ना, बहुत सोचनीय दशा हो जाएगी। बस एक बात याद रखिए, मिरेकल्स आर नॉट पॉसिबल इन दिस वर्ल्ड, चमत्कार नहीं हो। ठीक है ना, एवरी मिरेकल हैज ए साइंस बिहाइंड ऑन इट। हर एक मिरेकल के पीछे एक लॉजिक है, एक साइंस है। तो चलती हुई मुद्रास्फीति जब होती है जब कीमतें 3 से 10% तक बढ़े, 3 से 10% तक बढ़े। इसका अर्थ हुआ कि अगर कोई चीज 3% से 10, यानी कि मान लो 4% बढ़ गई, तो जो चीज पहले 100 रुपए की थी आज वो 104 रुपए की हो गई है। ऐसी ये जो मुद्रास्फीति की ये दर विकासशील देशों के लिए बेहतर मानी जाती है। ये दर जो होती है वो विकासशील देशों को बेहतर मानी जाती है। जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं, विकासशील देशों के लिए, विकासशील देशों को यह मुद्रास्फीति की दर बेहतर मानी जाती है भैया। क्या मानी जाती है? बेहतर मानी जाती है ना। क्योंकि याद रखिएगा, अगर बिल्कुल महंगाई नहीं है, बिल्कुल महंगाई नहीं है तो भी उद्योग धंधे नहीं लगेंगे भाई। महंगाई कुछ है ही नहीं, या सरकार कीमत कंट्रोल कर रही है, उसमें भी उद्योग धंधे नहीं लगते हैं। तो ये विकासशील देशों के लिए बड़ी बेहतर मानी जाती है। अगली मुद्रास्फीति है दौड़ती हुई मुद्रास्फीति। कौन सी है? दौड़ती हुई मुद्रास्फीति। मुद्रास्फीति का अगला प्रकार होता है दौड़ती हुई मुद्रास्फीति। दौड़ती हुई मुद्रास्फीति, इसमें देखो, है तो खेल सारे पैसे का ही ना। बहुत महंगी चीज भी तुम खरीद सकते हो, पैसा हो तुम्हारे पास बस, है ना। 10 से 20% तक जब कीमतें बढ़ें, जब 10% से ज्यादा 10 से 20% तक कीमतें बढ़ जाएं, तब क्या कहा जाता है? उसे दौड़ती हुई मुद्रास्फीति कहते हैं। फिर कहते हैं कूदती हुई मुद्रास्फीति। दौड़ नहीं रही है, कूद रही है, कूदती हुई मुद्रास्फीति। मैं बताऊंगा आपको इसमें याद क्या रखना है। 2 मिनट रुकिए, आप और अच्छे से समझोगे। जब 20% से ज्यादा बढ़े, क्या बढ़े? 20% से ज्यादा रेट बढ़ जाए। कोई चीज 100 रुपए की थी, 122 की हो गई। जब 20% से अधिक रेट बढ़ जाए, 20% से अधिक रेट बढ़े। एक होती है अति मुद्रास्फीति, हाइपर इन्फ्लेशन। आपने दूसरे विश्व युद्ध का, ठीक है, दूसरे विश्व युद्ध की एक किस्सा सुना होगा। अगर नहीं सुना होगा तो मैं बता देता हूं। दूसरे विश्व युद्ध में महंगाई की हालत यह हो गई थी, खासकर जर्मनी में, कि लोग ये कहते थे कि एक ब्रीफकेस भर के पैसा जाता था और एक ब्रेड की रोटी आती थी। जो चीज पहले 1 रुपए की थी, उस जमाने में फिर 2000 रुपए की बिक रही। सोचिए, 1 रुपए की चीज 2000 रुपए की बिक रही है
है ना, जब तिहाई अंकों से पार कर जाए मुद्रास्फीति, तिहाई अंकों से पार कर जाए, अति मुद्रास्फीति, जब कीमतों में वृद्धि कैसे हो भैया, तिहाई अंक में हो, तिहाई अंक में हो जाए, जैसे जर्मनी में हुई थी, जैसे प्रथम विश्व युद्ध के बाद जर्मनी में देखी गई, जैसे प्रथम विश्व युद्ध के बाद, प्रथम विश्व युद्ध के बाद कहां देखी गई भैया, जर्मनी में देखी गई। बहुत महंगाई बढ़ गई थी जर्मनी में, ठीक है। जैसे प्रथम विश्व युद्ध के बाद कहां देखी गई भैया, यह महंगाई जर्मनी में देखी गई थी, इसे अति मुद्रास्फीति कहते हैं। आजकल एक नया ट्रेंड चल रहा है, उसको भी समझने की जरूरत है मुद्रास्फीति के केस में, है ना, जिसे हम छिपी हुई मुद्रास्फीति कहते हैं। अब मान लो मेरे पास ये एक पानी की बोतल है, जिसकी कीमत है 20 रुपए क्या है, और ये पानी की बोतल ऊपर तक भर के आती है पानी। किनले कंपनी ये दावा करे कि अब मैं पानी की कीमत घटा रहा हूं, 18 रुपए कर दे रहा हूं। क्या कर दे रहा हूं, 18 रुपए। तो मैं तो खुश हो जाऊंगा, पानी की बोतल सस्ती हो गई। लेकिन अचानक से पता चलता है कि किनले ने जो इसमें मिनरल्स दिए थे वो कम कर दिए, पानी की मात्रा कम कर दी, या बोतल का आकार छोटा कर दिया, पानी 20 रुपए से 18 कर दिया। तो मैं अपने मोटे दिमाग से तो ये सोचूंगा ना पानी सस्ता हो गया, लेकिन मुझे नहीं पता कि किनले ने क्या किया है, किनले ने क्या कर दिया है ओरिजिनल पानी पीते रखी हुई है, एग्जाम्पल ये समझा दिया, है ना। किनले ने क्या किया, किनले ने पैसे तो घटाए घटाए, है ना। जैसे बहुत सारा एडवर्टाइजमेंट आते हैं कि कीमत, वस्तुओं की कीमत कम कर दी, लेकिन हमें यह नहीं पता होता कि पहले आती भी तो ज्यादा थी उसमें। कीमत कम होने के साथ साथ या तो वो क्वालिटी गिरा देते हैं उसकी, या क्वांटिटी कम कर देते हैं, जो पता नहीं चलता, जो पता नहीं चलता। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है भैया, ऐसी स्थिति में होता यह है कि इसे छिपी हुई मुद्रास्फीति कहते हैं। क्या कहते हैं, छिपी हुई मुद्रास्फीति, छिपी हुई मुद्रास्फीति कहा जाता है इसको भैया, छिपी हुई मुद्रास्फीति, छिपी हुई मुद्रास्फीति। जब कीमत क्या हो जाती है, बोलिए, जब कीमत तो घटे लेकिन जो वस्तु है, लेकिन वस्तु का अदृश्य रूप से, वस्तु का भैया अदृश्य रूप से पता चलता है कि क्या हो जाए, अदृश्य रूप से उस वस्तु की गुणवत्ता को कम कर दिया जाए, उस वस्तु की गुणवत्ता कम कर दें, उस वस्तु की मात्रा को कम कर दें, ये सब चीजें कम कर दें, तो हम तो खुश हो रहे हैं कि कीमत कम हो गई। लेकिन कायदे से देखा जाए कीमत वहीं की वहीं है, ठीक है ना, कीमत वहीं की वहीं है। तो होता क्या है, इसे क्या बोलते हैं, इसे छिपी हुई मुद्रास्फीति कहते हैं। क्या कहते हैं, छिपी हुई मुद्रास्फीति। अब हमारा अगला सवाल जो हमारे सामने यक्ष बन के खड़ा हुआ है कि सर मुद्रास्फीति अच्छी होती है कि बुरी होती है। कितने बच्चे कहते हैं कि सर हम इसका उत्तर बहुत सटीक दे देंगे, एक बार पूछ के देखो आप, मुद्रास्फीति अर्थात महंगाई अच्छी है या बुरी? मुद्रास्फीति या महंगाई अच्छी है या बुरी? अच्छी है या बुरी? अपनी अपनी राय बताओ, अपनी अपनी राय बताइए।
पता है हम इंडियन है, हमारे पास हर चीज का कोई ना कोई सॉल्यूशन जबरदस्त तरीके से है। जैसे हम ये कह सकते हैं गुरुजी सब अच्छा होता है लेकिन अति सबकी बुरी होती है, बात वही सच है। मान लीजिए किसी भी देश में बिल्कुल महंगाई नहीं है, महंगाई है ही नहीं, सरकार कीमत कंट्रोल करती है, तो कोई तुम्हारे देश में पैसा क्यों लगाएगा भाई? अगर आपके देश में महंगाई नहीं है तो सीधी सी बात है मुनाफा मिलने की संभावना कम है, तो कौन आपके देश में इन्वेस्टमेंट करेगा? और अगर आपके देश में महंगाई ज्यादा है तो मैं कह रहा हूं आदमी मर जाएंगे सारे। ठीक है, तो होता यह है कि मुद्रास्फीति एक दर तक ही ठीक होती है, एक दर तक ही ठीक मानी जाती है, जिसमें उद्योग धंधे, भैया उद्योग धंधे और आम नागरिक दोनों संतुलन में रहते हैं, और आम नागरिक दोनों संतुलन में रहते हैं, दोनों ही किस में रहते हैं? संतुलन में रहते हैं, दोनों ही भैया संतुलन में रहते हैं। दोनों ही संतुलन में रहते हैं। अच्छा, क्या बोलते हैं इस मुद्रास्फीति को? इस मुद्रास्फीति को बोलते हैं आदर्श मुद्रास्फीति। इस मुद्रास्फीति को किस नाम से जाना जाता है भैया? एक दर तक ही ठीक होती है, और यह जो दर है भैया इसे आदर्श मुद्रास्फीति कहते हैं। इसे आदर्श मुद्रास्फीति कहा जाता है। इसे क्या कहते हैं? आदर्श मुद्रास्फीति। आदर्श मुद्रास्फीति का अर्थ यह हुआ कि आम आदमी को भी दिक्कत नहीं है, आम आदमी को भी दिक्कत नहीं है, और यह समझ लीजिए कि आम आदमी को दिक्कत नहीं है, साथ में इसमें उद्योग धंधों को भी दिक्कत नहीं होती है। तो इसे आइडियल इन्फ्लेशन रेट कहते हैं। क्या कहते हैं? आइडियल इन्फ्लेशन रेट कहा जाता है इसे आदर्श मुद्रास्फीति कहते हैं। और भारत के लिए यह 4 से 5% तक है। कब तक है? 4 से 5%। ठीक है, इसे क्या कहते हैं? आइडियल इन्फ्लेशन रेट। इसे आइडियल इन्फ्लेशन रेट कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? आदर्श मुद्रास्फीति। भारत के लिए यह 4 से 5% है। भारत के लिए यह 4 से 5% है। भारत के लिए यह 4 से 5% तक है भैया। कितनी है? 4 से 5% तक। चार से 5% तक है। कितनी है जी? 4 से 5% तक। इसे आदर्श मुद्रास्फीति माना जाता है। अगर इतनी रहेगी ना महंगाई, तो ना तो आम आदमी को दिक्कत होगी ना उद्योग धंधों को दिक्कत होगी। इसके ऊपर बढ़ती है, अगर आदर्श मुद्रास्फीति से ऊपर महंगाई जाती है, अगर इससे ऊपर महंगाई गई तो दिक्कत,
और अगर इससे नीचे महंगाई जाती है, अगर इससे नीचे गई, अगर इससे ऊपर महंगाई जाती है, अगर इससे ऊपर गई, तो आप ये समझ लो नागरिक खतरे में है। नागरिकों को समस्या होगी, नागरिकों को समस्या होगी। और अगर इससे नीचे गई, अगर इससे नीचे गई, तो उद्योग धंधों को दिक्कत हो जाएगी। अच्छा, एक प्रश्न मुझे बताइए, एक बड़ा कॉमन सेंस वाला सवाल है कि मान लो आज जो भारत के प्रति व्यक्ति आया वो लगभग 2 लाख रुपए के आसपास है सालाना, पीसीआई जो है। कल को लोगों की प्रति व्यक्ति आय 4 लाख रुपए हो जाए, तो तब भी 4-5% ही रहने दें या कुछ बढ़ा सकते हैं महंगाई की दर? बताओ क्यों जी? भाई आज भारत की प्रति व्यक्ति आय 2 लाख रुपए के आसपास है, कल को 4 लाख रुपए हो जाए इनकम, है ना? तो इसे कुछ बढ़ा सकते हैं या तब भी इतनी ही रखें? तो आदर्श मुद्रास्फीति की दर बदलेगी या उतनी की उतनी रहेगी जो आइडल इन्फ्लेशन रेट है? बताइए। कल को अचानक से जो है आमदनी बढ़ जाए तो क्या उतनी रहने की जगह कुछ घटा बढ़ा सकते हो? बढ़ानी पड़ेगी। दैट्स द पॉइंट। बात यही सच है कि अगर कल को पैसे बढ़ जाए तो फिर महंगाई आप बढ़ा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वर्तमान के जो हालात हैं उस पर तो इतनी ही काम रहेगी, वरना फिर दिक्कत हो जाएगी। अच्छा, नापते कैसे हैं? सवाल यही आता है कि महंगाई की दर को नापा कैसे जाता है? महंगाई की दर कैसे नापी जाती है? महंगाई की दर को कैसे मापा जाता है? कैसे मापा जाता है? जो इन्फ्लेशन रेट है उसे कैसे नापते हैं? इन्फ्लेशन रेट को कैसे मापते हैं? को मेजर कैसे किया जाता है या कैलकुलेट हम कैसे करते हैं इन्फ्लेशन रेट को, है ना? देखो भैया, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगा, यहीं से बात समझ में आएगी। देखो ऐसा है कि 1 मिनट के लिए ये मान लेते हैं, नेक्स्ट स्लाइड पे देख लो। कोई वस्तु है, एक वस्तु है भाई, जिसका थोक में मूल्य 100 रुपए प्रति केजी है। कितनी है? 100 रुपए प्रति केजी। अब नीरज पाठक साहब ने एक दुकान खोली, नीरज पाठक साहब ने एक दुकान खोली। पाठक साहब ने देखा कि यहां तो इस चीज की बिल्कुल भी जो है सप्लाई ही नहीं है, तो एक काम करता हूं, इसको 120 रुपए की बेच देता हूं। कितने की? 120 की। और एक वेलिस्टर यादव साहब ने एक दुकान खोली, यादव जी ने एक दुकान खोली। बोले यार हमारे गांव में तो हर दुकान पे ये चीज मिलती है, चलो मैं 102 रुपए की बेच लेता हूं। प्रशांत पटेल साहब ने दुकान खोली, तो पटेल साहब ने सोचा कि हम तो अंडमान निकोबार में दुकान चला रहे हैं, इस 100 रुपए की चीज को 150 की बेचेंगे। तो दोनों ही स्थिति में, बल्कि तीनों स्थिति में महंगाई अलग अलग नहीं हो गई। अगर मैं इसके हिसाब से देखूं तो महंगाई की दर 20% हो गई। कितनी हो गई? 20%। और मैं इसके हिसाब से देखूं तो महंगाई की दर 2% हो गई। और मैं इसके हिसाब से देखूं तो महंगाई 50% हो गई। अब मैं महंगाई किसको मानूं? भाई मेरे पास क्या हो गया? मेरे पास तो अलग अलग चीजें हो गई। भाई महंगाई की दर क्या हो गई? अलग अलग। तो मैं किसको महंगाई की दर मानूं? 20% को, 2% को, 50% को? बोले गुरुजी बेकार की बात है। अब पता चला अगले वर्ष ये थोक की जो कीमत थी, थोक की कीमत 105 रुपए हो गई, 105 रुपए पर केजी। लेकिन इन्होंने वही चीजें सिस्टम चालू रखा, कोई 120 की बेच रहा है, कोई 102 की बेच रहा है, कोई 150 की बेच रहा है। तो मैं कैसे मानूं? मुझे महंगाई कैसे पता चलेगी? तो मैंने कहा जी
इन सबको गोली मारो आप, इन सब बातों पर ध्यान मत दो, ना तो इससे पता चले ना इससे पता चले। तुम थोक की पैसे देखो कि जी थोक में कितने रुपए की थी, 100 रुपए किलो की, अब कितने की बिक रही है, 105 की, तो 5% बढ़ी महंगाई। कितनी बढ़ी, 5%। थोक के रेट के आधार पर देखा जाता है। और यह भारत में इस समय महंगाई को मापने का सबसे अच्छा तरीका है। कौन सा, जिसे हम थोक मूल्य सूचकांक कहते हैं। क्या कहते हैं, थोक मूल्य सूचकांक। भाई मैं थोक के कीमत में नापूंगा ना, यहां से होल सेल प्राइस इंडेक्स बोलते हैं जिसे, मैं यहां से देखूंगा। मुझे अब बताओ यहां से आप कैसे ही नाप पाओगे, बिल्कुल नहीं नाप पाओगे सर। कोई 50%, और ऐसा भी हो सकता है कोई 100 की 200 में बेच रहा हो, कोई 200 रुपए, 100 रुपए की चीज कितने में बेच रहा हो, 200 रुपए की, तो मैं कहूंगा 100% महंगाई बढ़ गई। नहीं, हम इसको होल सेल प्राइस पे देखेंगे। किस पे देखेंगे, होल सेल प्राइस पे। यहां पर भी एक बात और याद रखने की है। मान लो कोई आदमी कहे कि सुनैना यादव कहें कि सर बड़ी महंगाई हो गई, सुनैना कह रही हैं कि सर महंगाई बड़ी महंगी, सर महंगाई हो गई है बहुत ज्यादा। मैंने कि क्या हुआ, तो सुनैना बताया कि सर कल हम जो है टोयोटा फॉर्च्यूनर खरीदने गए थे, और ये जो टोयोटा फॉर्च्यूनर है ये 50 लाख की आती थी सर पहले, आजकल बताइए 60 लाख की आ रही है, कितनी महंगाई हो गई, सरकार कुछ करती क्यों नहीं। मैंने कहा गुड़िया ये तुम्हारी कैसी वस्तु है, ये तुम्हारी विलासिता की वस्तु है, विलासिता की वस्तु है। कल को तुम पोर्श कार खरीदने लगो और सरकार को महंगाई का दावा दो, कौन सी मोटरसाइकिल आती है वो, हार्ले डेविडसन खरीदने लगो, सरकार से कहो महंगाई हो रही है, तो तुम लोग तो जो लोग इतनी बड़ी बड़ी कार खरीद सकते हैं उनसे महंगाई नापेंगे हम कि महंगाई बहुत हो गई है, फॉर्च्यूनर महंगी हो गई। या तुम बड़ी बड़ी हीरे की जवाहरात खरीदो, ये थोड़ी, इससे थोड़ी नाप सकते हो आप। महंगाई की मार आम आदमी पे पड़ती है, तो उन्हीं चीजों को देखा जाता है जो आम आदमी इस्तेमाल करता है। समझ में आई, विलासिता मतलब जो मजे की चीजें हैं, है ना, जिससे जिंदगी आहा हो जाती है, जिससे जिंदगी मिनटॉज हो जाती है। तो महंगाई जो हम देखते हैं, महंगाई जो है वो विलासिता वाली चीजों को थोड़ी देखेंगे, इस पे नहीं देखेंगे। इस पे क्यों देखेंगे, हम देखेंगे कि आम आदमी पे क्या फर्क पड़ा। और एक साधारण आदमी क्या करता है, साधारण आदमी के लिए इन सब चीजों के क्या मतलब है, 2.5 करोड़ की गाड़ी कितनी महंगी हुई, है ना। ओके, तो देखो होता क्या है, इसके लिए हम साधारण आदमी के लिए अगर हम देखें तो इन चीजों की कोई वैल्यू नहीं है। जो विलासिता की वस्तुएं हैं, जो बड़ी महंगी महंगी चीजें हैं, उनका क्या मतलब है। तो साधारण इंसान के लिए कुछ वस्तुएं बताई गई हैं। क्या बताई गई हैं, कुछ वस्तुएं। सरकार क्या करती है, सरकार इन वस्तुओं की कीमत पर नजर रखती है। क्या रखती है, नजर रखती है कि अगर इनकी कीमत बढ़ी तो सरकार ये मान लेती है कि महंगाई बढ़ी है। और जिसमें ये सब चीजें शामिल नहीं है, ठीक है, ये सब चीजें शामिल नहीं हैं जो बड़ी बड़ी महंगी जबरदस्त चीजें हैं। अरे सर बड़ी दिक्कत है, महंगाई बढ़ गई, क्या आजकल पार्टी करना बड़ा महंगा हो गया है। अरे अच्छा, हम तो क्रूज पर जाते थे सर, बड़ी महंगाई बढ़ गई, आजकल हवाई जहाज से यात्रा करना बड़ा महंगा। अरे हवाई जहाज से यात्रा करने से सरकार क्या करेगी, सरकार कुछ नियम बनाती है, लेकिन सरकार की कंसर्न में नहीं रहता हवाई यात्रा किराया बढ़े। सर बड़ी महंगाई बढ़ गई है, क्या हो गया, शराब की कीमत बढ़ गई। शराब की कीमत सरकार डिसाइड करेगी। सरकार उन चीजों को देखती है, उन चीजों को जो साधारण आदमी के काम आती हैं, उनकी कीमतों पर नजर रखती है सरकार कि उनकी महंगाई नहीं बढ़नी चाहिए, उन पर नजर रखेगी सरकार। ऐसी चीजों की संख्या 697 है। कितनी है, 697, 697। समझ गए बात कैसे होता है। एक होता है, देखो मैं पहले इसे लिखवा दूं, समझ में आई बात, नहीं आई। गेहूं है, चावल है, तेल है, बोरोप्लस की क्रीम है, आलू है, टमाटर है, कियो कार्पिन का तेल है, इन सब चीजों पर सरकार ध्यान रखती है। हम सरकार ये ध्यान रखे, है ना, समझ गए ना मेरी बात। सरकार महंगाई वहां से नापती है जो बेसिक चीज है। ओ माय गॉड, एक ऑडी दिलवाइए, BMW जैसी कार हमें दिलवाओ सर, बड़ी कम दिक्कत हो रही है बस से आने जाने में। पागल हो गए,
सरकार देखेगी कि साधारण बसों का किराए की क्या स्थिति सरकार आपको बेसिक नीड्स पे काम करती है ना, बेसिक नीड्स पे काम करती है ना। चलिए, महंगाई की दर को कैसे मापा जाता है? देखिए, इसे मापने का सबसे बेहतर तरीका, दो तरीके हैं वैसे, उपभोक्ता सूचकांक भी है, लेकिन मैं पहले उससे बता रहा हूं का जो सबसे बेहतर सूचकांक है, सबसे बेहतर सूचकांक होलसेल प्राइस इंडेक्स है, थोक मूल्य सूचकांक। थोक मूल्य सूचकांक है, दैट इज होलसेल प्राइस इंडेक्स। होलसेल प्राइस इंडेक्स है ना। देखिए, होलसेल प्राइस इंडेक्स क्या होता है? आधे कहते हैं सफेद में मत पढ़ाओ, आधे कहते हैं गुरुजी ब्लैक बोर्ड पे मत पढ़ाओ। कैसे बोर्ड पे पढ़ाऊं, कैसे श्याम पट पे पढ़ाऊं तुम्हें, है ना। देखिए, क्या होता है थोक मूल्य सूचकांक? थोक मूल्य सूचकांक भैया, इसमें थोक कीमतों की बढ़ोतरी को नापा जाता है। इसमें वस्तु की जो होलसेल है, थोक कीमतों के आधार पर, थोक कीमतों के आधार पर महंगाई नापते हैं। अगर थोक कीमतें बढ़ गई हैं, है ना, तो क्या होता है? माना जाता है कि महंगाई बढ़ गई है, के आधार पर महंगाई को मापा जाता है। मापा जाता है। इसमें अच्छा, वस्तु की कीमत कौन सी ली गई है भाई? मान लो कोई चीज इस साल 100 रुपए की थी, अगली साल 101 की हो गई, तो 1% मापोगे या ये 2011-12 की कीमतें ली जाती हैं? वस्तु की कीमत, वस्तुओं की कीमत का जो आधार वर्ष है, दो 2011-12 है। क्या है जी? 2011-12 जो है आधार वर्ष है। ठीक है, 2011-12 की कीमतों के आधार पर देख लेते हैं कितनी कीमत बढ़ी, कितनी कीमत घटी। अब जो ये थोक मूल्य सूचकांक है हो गया, इसमें 697 वस्तुएं शामिल हैं। 697 वस्तुएं शामिल हैं। 697 वस्तुएं शामिल हैं। अच्छा, एक चीज और समझो, इसमें जैसे टमाटर भी है ना, इसमें टमाटर भी हैं। अब जो टमाटर हैं, मान लो टमाटर की कीमत बढ़ जाए, बाकी सबकी ठीक रहे, तो पूरा आंकड़ा बिगड़ जाता है ना। है ना भैया, हमें पता नहीं चलता विमल बाबू, है ना, समझे। तो मान लो एक टमाटर की कीमत बढ़ गई, तो वो पूरा का पूरा इंडेक्स खराब कर देगी। टमाटर की कीमत क्या कर देगी? पूरा का पूरा इंडेक्स खराब कर देगी। तो इसीलिए जो थोक मूल्य सूचकांक है वो कई बार गड़बड़ हो जाता है। अगर एक कीमत की सरकार कोशिश करती है कि इन चीजों को वो बैलेंस रखे। कितनी वस्तुएं हैं? 697 वस्तुएं इसमें शामिल हैं। ठीक है, एक होता है उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, एक होता है उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। एक अन्य सूचकांक और भी है जिसे उपभोक्ता मूल्य सूचकांक कहते हैं। क्या कहते हैं? उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जिसे कहा जाता है। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स क्या होता है? इसमें एक अलग सीन देखा जाता है महंगाई का।
क्या होता है जी? एक होता है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। अब तुम एक बड़ी हंसी की बात बताऊंगा, आप देखोगे हां सर ये तो है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स भी होता है। यह होता जरूर लेकिन बहुत ज्यादा कामयाब नहीं है, जिसे हम उपभोक्ता मूल्य सूचकांक कहते हैं। क्या कहते हैं? उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। अब मेरी बात को बहुत ध्यान से समझो, क्या होता है उपभोक्ता मूल्य सूचकांक? भैया रोजमर्रा की चीजें जो होती हैं उसके आधार पर। लेकिन हमारे देश में दिक्कत क्या है कि जैसे मैं ही हूं, अब मैं क्या करता हूं कि अबे यार नीचे जा रहा हूं, चलो सब्जी खरीद लाता हूं, या बाहर जा रहा हूं सब्जी ले आता हूं। अब सब्जी में एक दिन में खा सकता हूं ज्यादा से ज्यादा 2 या 3 टमाटर, 250 ग्राम। मैं खरीद के कितने के लाऊंगा? मैं खरीद लाऊंगा 2 किलो टमाटर। वहां से गड़बड़ होती है। अब एक एक आदमी अगर 2-2 किलो टमाटर खरीदेगा, खपत उसकी इतनी है नहीं, तो ऑब्वियस बात है कमी हो जाएगी मार्केट में टमाटर की, महंगाई बढ़ जाएगी, तो वहां से गड़बड़ होती है। भारत के लोगों में जो वो खरीदते हैं, खरीदने और खपत में अंतर है। हमारे यहां ये बहुत होता है कि एक महीने का राशन एक बार में ले आओ, सिर में दर्द नहीं चाहिए। क्यों रोहित, समझ गए? कि हमारे यहां क्या होता है कि एक महीने का राशन एक बार में, रोज रोज नहीं लाऊंगा। उपभोक्ता जो चीजों को कंज्यूम करता है, हम और तुम उपभोक्ता ही तो हैं। ऐसा होता है कि नहीं होता? देखिए ये दैनिक प्रयोग में आने वाली वस्तुओं के आधार पर है। यह क्या होता है? दैनिक प्रयोग में आने वाली वस्तुओं के आधार पर। दैनिक प्रयोग में आने वाली वस्तुओं के आधार पर, आने वाली वस्तुओं के आधार पर, आने वाली वस्तुओं के आधार पर होता है। लेकिन भैया इसमें एक दिक्कत है। दिक्कत क्या है कि इसमें, लेकिन भारत में किसी भी वस्तु की खरीद में और खपत में काफी अंतर है। अब हमें नहीं पता ना कि जैसे ये आदमी अब 2 किलो टमाटर ले जा रहा है, हो सकता है इसका पथरी हो, ये एक भी ना खाता हो। हम तो मानेंगे यार टमाटर की तो डिमांड बढ़ गई है क्या? बोले पता नहीं, लेके तो जा रहे हैं झोला भर के, और पता चला पथरी एक भी नहीं खाता। नहीं समझ में आता है ना हमारे देश में। क्यों जी? चीनी 10 किलो लेकर जा रहा है, खुद का शुगर है, फीकी चाय पीता है। यहां अब भाई जब चीनी 10 किलो मैंने खरीदी है तो मैं तो उपभोक्ता माना जाऊंगा, और जबकि मैं उपभोक्ता हूं ही नहीं। शुगर है मुझे तो मैं तो चीनी का यूज ही नहीं करता। तो इसमें डिफरेंस होने की वजह से जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है वो इंडिया में फेल हो जाता है। क्यों जी? समझे? कोई आलू खरीद कर ले गया तो एक कट्टा पूरा खरीद लाया, वो खाता ही नहीं है आलू। और कायदे से देखा जाए, हाँ प्याज, अब निर्मला सीतारमण साहब से जब प्याज की महंगाई कीमत बढ़ी तो उनसे पूछा, उन्होंने कहा कि मैं तो प्याज खाती ही नहीं हूं। अब प्याज तुम 10 किलो खरीद लाए, प्याज तुम खाते नहीं, बस घर वालों के लिए खरीद लाए, तो यहां गड़बड़ हो जाती है इसमें। समझे? काजल सिंह, हम आपकी बात को पहुंचा देंगे, बात समझ में आई कैसे गड़बड़ होती है? तो इसमें वस्तु की खरीद और उपभोग में अंतर है भैया। खरीद और उपभोग में काफी अंतर देखा गया है। अंतर है तो यह व्यावहारिक नहीं है। अतः यह काफी व्यावहारिक नहीं है उतना। हम महंगाई जो है वो थोक मूल्य सूचकांक से ही नापते हैं। नहीं नहीं सुनो, आरती कह रही है
चीजें हम जब ही खरीदते हैं जब घर में जरूरत होती है। उपभोक्ता कौन है? उपभोक्ता तो एक ही होगा भाई। दुकानदार के लिए उपभोक्ता मैं हूं। कौन हूं जी? मैं। दुकानदार के लिए कंज्यूमर कौन हुआ? दुकानदार के लिए कंज्यूमर मैं हूं भैया। अब मैं इस 10 किलो चीनी का हलवा बनवाऊं, भंडारे में बांटूं, ये दुकानदार को मतलब नहीं है। किसको मतलब नहीं है? ये दुकानदार को क्या मतलब है? उसके लिए कंज्यूमर मैं हूं, तो मुझसे देखा जाएगा ना भाई। जो आदमी पैसा देता है उसी से तो पता चलेगी भाई, कंज्यूमर तो उसी को माना जाएगा। तो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में ये दिक्कत है ना। अब तुम जाके उसकी तरफ से तुम उनको नाली में फेंक दो, अब चवन्नी नहीं खाता मैं उस चीज की, क्या होगी दिक्कत? फिर दिक्कत इसमें होती है। नहीं, बात मान ली तुम्हारी बात, लेकिन मेरी बात को समझो मैं कहना क्या चाह रहा हूं। तो हमारे यहां जो है कुछ ये प्रैक्टिकल ज्यादा नहीं दिखाई देता। हालांकि इस पे के आधार पर भी नापते हैं, लेकिन जो मोस्ट ऑथेंटिक है, जो उपभोक्ता मूल्य सूचकांक है, ये ज्यादा प्रमाणिक है। ये ज्यादा प्रमाणिक माना जाता है। ये ज्यादा प्रमाणिक है और सरकार जनरली इसी का इस्तेमाल करती है, होलसेल प्राइस इंडेक्स का। ठीक है? नहीं, पर चीज के हिसाब से ज्यादा खरीद लेते हैं, दो और गिर दे, फालतू कर दे, दिक्कत यहां है। ठीक है? चलिए भैया, लगभग ये टॉपिक आपका खत्म है और कल हम आपको लेकर चलेंगे 5 ईयर प्लान्स की तरफ। चलिए, और कल आते ही सबसे पहले मैं शीट डलवा दूंगा इस टॉपिक के सारे क्वेश्चंस की।